फाइटर जेट पायलट के रेस्क्यू को लेकर अब ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया है और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फाइटर जेट पायलट के रेस्क्यू पर IRGC ने भी अपना बयान दिया है। कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ईरान बड़ा दावा कर रहा है। अपने ही सैन्य विमानों और कर्मियों पर अमेरिका ने बमबारी की। जिन विमानों को ईरान ने गिराया उन्हीं पर बम बरसाए। ट्रंप की शर्मिंदगी है ये। खोखली छवि को बचाने के लिए वो हमला कर रहे हैं और देखिए बड़ा बयान ये सामने आया। आपको बता दें, दरअसल शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के अजय योद्धा यानी F-15 फाइटर को मार गिराया। इसके बाद उसका एक पायलट ईरान में गायब हो गया था और उसे लेकर कल ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने उसे अपने खोए हुए पायलट का रेस्क्यू कर लिया। ये एक तरीके से वर्चस्व की जीत थी कि ईरान में हमारा पायलट गिरा और वहीं पर दिन दहाड़े हम जाकर अपने पायलट को सुरक्षित ले आते हैं। लेकिन अब इसी पायलट के रेस्क्यू को लेकर ईरान ने यह बड़ा दावा कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है जिसे लेकर अमेरिका के अपने दावे हैं और ईरान का अपना दावा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि पायलट के रेस्क्यू को लेकर अमेरिका और ईरान क्या क्या दावे कर रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपने पायलट को सुरक्षित ढूंढ निकाला। तो वही IRGC का क्या कहना है? IRGC ने बड़ा दावा किया है कि पायलट बचाने के लिए ईरानी क्षेत्र में US के जेट्स जरूर घुसे थे और उसके बाद अमेरिका ये दावा कर रहा है कि बहादुर योद्धा दुश्मन की सीमा के अंदर गिरा। इसके बावजूद हमने सक्सेसफुली उसका रेस्क्यू किया। तो IRGC का कहना है कि ईरानी हमलों ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर किया था और अमेरिका ने अपने ही जेट्स पर हमले किए। तकनीकी खराबी के चलते अमेरिका ने 2 जेट्स उड़ा लिए थे। ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन जेट्स का पीछा कर रहे थे, यानी कि जो IRGC वाले उन पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और IRGC अब ये कह रहा है कि अमेरिका ने बड़ी साजिश रची और कैसे अपने ही विमानों को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा यह है कि दर्जनों विमान जो हैं वो हमारे एक पायलट का रेस्क्यू करने के लिए भेजे गए और दिन दहाड़े दुश्मन के देश में घुसकर उनके सीमा पार जाकर पायलट को सुरक्षित निकाला। IRGC का दावा है कि इसके बाद भी उन्हें 2 रेस्क्यू जेट्स अलग से बुलाने पड़े, यानी कि अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। IRGC दावा कर रहा है कि ईरानी इलाकों से उन्होंने पायलट को रेस्क्यू किया। तो देखिए जिस तरीके से ये अपने अपने दावे हो रहे हैं और इस बीच श्रीवास्तव सर, एक बड़ा सवाल यही कि पायलट को तो ढूंढ निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन ईरान कह रहा है कि अपना खोया हुआ वजूद या फिर जो खोखली हो चुकी इमेज वो बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो अगर ज्योति थोड़ा टाइम दें तो इसके कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रंप ने बोला था कि हमने उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस को ऑब्लिटरेट कर दिया है, वो बात सही नहीं है। अभी भी वो सक्षम है और वो F-15 स्ट्राइक ईगल को गिरा सकती है। तो ये अपने पे बहुत बड़ा सेटबैक है जो ट्रंप ने अपने डायलॉग्स बोले थे। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, इसमें इसके 2 पक्ष होते हैं। एक पायलट का अपना पक्ष होता है कि पायलट अपने आप को कैसे हैंडल करता है, वहां पर उनकी सेरे टेक्निक काम आती है। सेरे का मतलब होता है सर्वाइवल, इवेशन जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस एंड एस्केप। ये होली ग्रेल माना जाता है किसी भी फाइटर पायलट को कि अगर वो एनिमी टेरिटरी में बिहाइंड द लाइंस गिरता है तो अपने आप को पकड़ने से बचा करके वहां से निकाल ले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें जो कर्नल थे उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया और वो एक रिज पे चढ़ के जो कुछ few hundred feet हाई थी और वहां पर उनके पास लेकिन इक्विपमेंट होता है, उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिक्योर होता है, उनके पास अपने बीकन्स होते हैं। इसका मतलब फ्रेंडली फोर्सेस उनकी लोकेशन को जान सकती हैं और सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, जो एक GPS की तरह समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, उसमें उनका डॉट पता रहता है कि ये हमारा जो पायलट है किस जगह पे है। और उन्होंने साइबर का इस्तेमाल करके ये मिसफीड किया कि ये पायलट कहीं और है, जिससे IRGC की जो फोर्सेस थी वहां कंसंट्रेट करती रही। ये तो हो गया पायलट का पक्ष, उसने कैसे काम किया। दूसरा होता है जो रेस्क्यू टीम आती है। रेस्क्यू टीम ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इसमें पॉलिटिकल अगर आप माइलेज लेना चाहते हैं वो नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, ब्रीफिंग की आती है जब भी ऐसे जहाज जाते हैं एनिमी टेरिटरी में, तो एक्सट्रैक्शन की बात हर ब्रीफिंग होती है
हर मिशन के लिए होती है। और ये एक यूएस पर्सनल रिकवरी डॉक्ट्रिन है, उसके तहत आता है, चाहे प्रेसिडेंसी कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप रहे, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन होते, ये एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर उन फोर्सेस ने बहुत अच्छे से काम किया। उसमें 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, उसमें एक A-10 काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट जाता है जो फ्लाइंग मशीन गन माना जाता है, उसमें रिफ्यूलर्स भी साथ में होते हैं, इससे कि डीप आप जा सकें। इसी पर राठौर सर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आखिर जब दावा ये किया जा रहा है अमेरिका की तरफ, बोलिए सर, आप कंप्लीट करिए। जी सर। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये वाली जो चीज हुई, जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जहाज को खुद उड़ा दिया, अगर कोई जहाज गिर जाता है तो उसको ब्लो अप करने का भी प्रोटोकॉल और प्रोसीजर है। तो ईरान भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसे उड़ाया, ये उनका प्रोसीजर है। दोज एयरक्राफ्ट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड दे विल ब्लो इट अप। ये हमारा भी यही प्रोसीजर है, अगर हमारा कोई इक्विपमेंट छूट जाता है एनिमी टेरिटरी में, हम उसको ब्लो अप करते हैं। तो ये एक साधारण प्रोसीजर के थ्रू हुआ है, लेकिन अपने आप में डेयरिंग था, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हमेशा रिस्क बहुत ज्यादा होता है और यूनिक नहीं, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ये पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन वही मेरा सवाल भी था। अब राठौर सर आपसे जवाब ले लेती हूँ कि सर कह रहे हैं पहले हुआ है और बाकायदा वॉर में इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हालातों में कैसे जो ट्रूप है वो डील करेंगे, जो पायलट हैं वो बिहेव करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में, और किसी भी युद्ध में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि इस तरीके से 2 पायलट्स का जो हमने रेस्क्यू किया है। तो कितनी बहादुरी यहां अमेरिका की दिख रही है, क्योंकि IRGC के दावे उससे उलट हैं कि हमने उनके 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग को मजबूर कर दिया। देखिए ज्योति, ये सशस्त्र सेनाओं का एक बेस वाक्य होता है, नेवर लीव अ पर्सन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़कर मत आओ। तो इसके चलते लोग सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं, अपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। मानना पड़ेगा कि अमेरिका के पास इसकी बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, जो हमने 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में वाकई देखी। और इसके अंदर में जैसे कि APM श्रीवास्तव बता रहे थे, खतरे बहुत होते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं लाइटली बताना चाहूंगा कि अमेरिका का ईरान में थोड़ा ग्रह भी खराब है। अब अप्रैल 1980 में ईगल क्लॉ लॉन्च किया था ईरान में तेहरान में अपनी US एम्बेसी से लोगों को निकालने के लिए। आपस में हेलीकॉप्टर लड़ गए और वो पूरा का पूरा ऑपरेशन रद्द करना पड़ा था। तो यहां पर भी यही हुआ, जब इन्होंने एक डिसयूज्ड एयरफील्ड पे C-130 को उतारा, फिर वो उड़ नहीं पाए तो उन्हें नष्ट करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के ये ऑपरेशन बहुत शानदार था और इसको कई बार अमेरिका ने किया है, इजराइल ने भी किया है। और ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ वॉर टाइम के लिए नहीं होता, अगर पीस टाइम में भी कोई जब गिर जाता है पायलट, कहीं लड़ जाता है जंगलों में, पहाड़ों में, तो वो यही तरीके से ढूंढते, सिर्फ उसमें वॉर टाइम नहीं होता। बिल्कुल, ये हमने पहले कई बार देखा है। आपको रुकते हुए सर जरा दर्शकों को यहाँ पे हम समझा देते हैं एक बार विस्तार से कि ये मामला था क्या, क्यों एक पायलट के रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसे अपने ही रेस्क्यू जेट्स तक कुर्बान करने पड़ गए। चलिए मैं आपको एक बार पहले विस्तार से बताती हूँ कि अमेरिका ने अपने पायलट को कैसे बचाया, मामला इतना ज्यादा क्यों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ईरानी बलों ने शुक्रवार के दिन F-15 फाइटर को मार गिराया। ये अमेरिका की नाक का सवाल था, बड़ा नुकसान अमेरिका को। और जेट में सवार 2 पायलट्स, दोनों पायलट्स सेफली इजेक्ट कर जाते हैं, लेकिन ईरानी जमीन पर गिरते हैं। और उसी दिन पहले जो पायलट है उसे अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू कर लिया। अब दूसरे पायलट का क्या हुआ? दूसरा क्रू मेंबर है, उसका पता नहीं लगाया जा सका, ट्रैक नहीं किया जा सका कि आखिर दूसरा पायलट कहां गया। अब दूसरे पायलट को पकड़े जाने से बचने के लिए वो 2 दिन तक ये जो पायलट है ईरान के पहाड़ियों में, वहां मौजूद जो पहाड़ हैं, छिपा रहा। और ऐसे में ईरान के लिए भी थोड़ा मुश्किल जरूर था कि वो इसे ढूंढे। वहां पे तमाम लोकलाइट्स लगे हुए थे पायलट को ढूंढने के लिए। इधर CIA ने अपने ऑफिसर की लोकेशन जो है वो पेंटागन को भेजी और इसके बाद इसे ट्रैक किया गया। ट्रंप ने पायलट के लिए रेस्क्यू मिशन चलाने का आदेश जारी किया कि अमेरिका को अपने इस दूसरे पायलट को हर हाल में ईरान से सुरक्षित निकालना है। और 5 अप्रैल यानी कल की वो तारीख थी जब अमेरिकी सेना ने इस बड़े रेस्क्यू मिशन को शुरू किया। पूरे 7 घंटे आप सोचिए ईरान में उनके हेलीकॉप्टर्स घूमते रहे, उनके विमान जो है वो अपने पायलट को ढूंढते रहे और दर्जनों लड़ाकू विमानों ने जमीन पर रेस्क्यू के लिए कवर दिया और इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। वहीं भारी गोलीबारी के बीच स्पेशल फोर्स जो है वो अपने पायलट को सुरक्षित निकालकर
ले आई और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा पहली बार रेस्क्यू देखने को मिला। लेकिन एक तरफ जहां IRGC अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा कर रहा है, वहीं ईरान की जमीन पर गिराए गए F-15E फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को भी अमेरिका खोज निकालने का दावा कर रहा है। और अब आपको बता दें कि अमेरिकी सेना का अपने पायलट को लेकर क्या दावा है। तो पायलट का रेस्क्यू अमेरिका कहता है कि हमने कर लिया है और इसके लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कैसे अपनी पूरी ताकत झोंकी, ये भी हमने आपको बताया। अमेरिका नहीं चाहता था कि पायलट पकड़ा जाए, ये कहना है ईरान का। वहीं ट्रंप नहीं चाहते थे कि पायलट ईरानी सेना की पकड़ में आए। और इस ऑपरेशन में अमेरिका के 100 कमांडर्स लगाए गए। 12 हेलीकॉप्टरों के जरिए उस इलाके पर नजरें गड़ाए रहे जहां ये लड़ाकू विमान गिरा था। वहां सर्च ऑपरेशन चलता रहा। घंटों की मेहनत के बाद पायलट को फिर सुरक्षित रिकवर करने का दावा किया गया। तो एवीएम श्रीवास्तव, जिस तरीके से ये रेस्क्यू की बातें कही जा रही हैं, निश्चित तौर पर कल भी हम डिस्कशन में यही कह रहे थे कि अमेरिका की साख का सवाल हो जाता है। अगर इस जंग में जैसे वो ईरान से अब तक मुंह की खाते नजर आए कई बार, ये रेस्क्यू भी नहीं हो पाता तो उनके साख पर बट्टा लग जाता। यदि मैं हर बात से सहमत हूं जो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, एक बात से मेरी असहमति है कि अगर चाहे ट्रंप की प्रेसिडेंसी होती या किसी की प्रेसिडेंसी होती, ये काम होना ही था, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द मिशन। जब आप मिशन लॉन्च करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको पीस टाइम में सर्च एंड रेस्क्यू बोलते हैं और वॉर टाइम में कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू बोलते हैं, वो उसका पार्ट होता है, वो हमेशा उसका पार्ट होता है। और जी ये बातें बाकी कही जा रही कि 100 कमांडर्स लगाए गए, इतने सारे लोग लगाए गए, वो ऑलरेडी सेटअप प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जाता है और ये पूरी शक्ति लगती ही लगती है। थ्रेट होता है क्योंकि एनिमी बिहाइंड द एनिमी लाइंस है। थ्रेट मैनपैड्स का भी होता है, जो शोल्डर फायर मिसाइल्स होती हैं। थ्रेट वहां की जो बची खुची मिसाइल्स उनका भी होता है। ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है और जो A-10 वहां गया था उस सपोर्ट करने के लिए, ये सारे के सारे अगर प्रिमिटिव रेडार आपके पास है तब भी उसको अच्छे से पेंट करते हैं एंड दे आर सपोज्ड टू बी वेरी वल्नरेबल टारगेट्स, तो इनको गिराया भी जा सकता है। तो ये अपने आप में उस हिसाब से एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो वेल सेट है, वेल रिहर्स्ड है, वेल प्रैक्टिस्ड है। इसमें अगर आप मुझसे किसी चीज को पूछेंगे तो पायलट ने जो अपने आप को सर्वाइव किया, जो इंजर्ड था, और जिस तरीके से उसने मैसेजेस भेजे, जिस तरीके से उसने हैंडल किया एनिमी लाइंस के पीछे जबकि सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, वो अपने आप में बहुत अच्छा था। और दूसरी बात बहुत अच्छी ये थी कि जो साइबर से उन्होंने IRGC की फोर्सेस को गलत लोकेशन देते रहे, वो भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो इट वाज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजिकली वेरी हाईली सपोर्टेड ऑपरेशन। उस मामले में ऑफ कोर्स आप अमेरिका को चूक नहीं सकते हैं। एक और सवाल राठौर सर, ये भी देखिए कि अब ईरान की स्थिति जरा हमें समझाइए। एक तरफ अमेरिका ने वापस से दिखा दिया है कि हमारे पास अभी भी बड़ा दमखम है और जो हम दावे कर रहे हैं वैसा कर दिखाएंगे। 8 घंटे की और मोहलत मुझे लगता है, यानी कि जो उन्होंने कहा था मंगलवार को रात 8 बजे तक की डेडलाइन है। हमारा तो 8 आज ही बज जाएगा, लेकिन कल सुबह तक अगर हम अमेरिकन टाइम के हिसाब से देख भी लें तो ईरान का क्या होने वाला है आगे, क्योंकि वो हॉर्मुज पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ईरान के ऊपर एक राउंड बहुत ही सीवियर बमबारी का शुरू होगा और उसके लिए मेरे ख्याल से एक और डेडलाइन दी जा चुकी है बुधवार तक की। उसके बाद ट्रंप जो है वो करेंगे। और आप ये चीज देखिए कि ईरान ने ये भी खबर आई, खर्ग आइलैंड से अब तेल भेजना बंद कर दिया है और गल्फ ऑफ ओमान में उसका एक पोर्ट है जस्क, बंदरे जस्क, वहां से तेल बेचना शुरू कर दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो उसे लग रहा है कि कुछ करेंगे और एक बहुत बड़ी वेव आएगी अटैक की, होने वाला है, जिसमें पावर प्लांट और ये जितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट हैं इनको निशाना बनाया जाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो चाहते हैं कि इस तरीके से बल प्रयोग से ईरान को बातचीत के लिए राजी किया जा सके। और ये चीज मैं अभी जानता हूं कि एक विंडो बनती है पूरे विश्व समुदाय को कि अब यहाँ पर इंटरवीन करके कम से कम बातचीत तो करवाए, नहीं तो ये युद्ध चलता रहेगा और वाकई ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि बातचीत तो चीन से भी हो रही है, बातचीत तो रूस से भी हो रही है, लेकिन नेगोशिएशन के टेबल पर कोई नहीं लाया है।
वही बता रहे हैं। अगर ये जो 5 देश जो ट्रम्प के विरोध में खड़े हुए हैं यूरोप के, ये और रूस और चीन साथ मिलकर के आते हैं, चलिए वो रूस के साथ बात नहीं करना चाहते, कम से कम चीन के साथ खड़े होते हैं, तो ये बात की जा सकती है, यूएन में इसको रखा जा सकता है कि आप सीज फायर कीजिए, बात कीजिए। तो एक जगह से विंडो तो खोलनी चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी बात सभी कह रहे हैं कि हम, इट इज नॉट आवर वॉर, लेकिन ये एक वर्ल्ड का वॉर तो है, इसको कोई तो रोकेगा। नहीं रोकेगा तो ईरान कब तक मार खाएगा? ईरान तो कोई चीज नहीं, ईरानियों का क्या होगा बिल्कुल जिस सही कह रहे तरीके हैं से सर वो आप। सफर और कर युद्ध रहे हैं। उल्लंघन का आरोप भी ईरान इसीलिए लगा रहा है और अब यूएन का रुख किया है। श्रीवास्तव सर, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि अब ईरान क्या जो है वो थोड़ा बहुत बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान अब तक मरने मारने के लिए तैयार था, लेकिन अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज पर हमला हो रहा है, बड़े बड़े पुल धराशायी हो रहे हैं। यूएन का रुख जरूर किया है कि आप इंटरफियर करिए, अमेरिका जैसे कि युद्ध उल्लंघन कर रहा है उसे रोकिए। क्या अब यूएन भी इस दिशा में आगे बढ़ाएगा, कोई कदम लेगा? हाँ ज्योति, देखिए ईरान जो है वो अपने आप में अपने को उसने पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक हाई मॉरल पोडेस्टल पर रखा है और उसने भाषा की मर्यादा भी बना के रखी है। तो ये दोनों चीजें उसके साथ हैं। और जैसा कर्नल राठौर कह रहे हैं कि हम विश कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो प्रेशर डालें ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप इस चीज को करने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान बैकफुट पर है, ईरान सब पे है, ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता है। ईरान अब अपने इसका बदला लेगा। जो गल्फ कंट्रीज की पावर प्लांट्स हैं, पेट्रो कॉम्प्लेक्सेस हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनको तहस नहस करने का, ये अपने आप में विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी विनाश लीला है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी हम ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि अब नेगोशिएशंस हो और दोनों मुल्कों के बीच सहमति बने और जंग को रोकने के लिए किसी भी तरीके से बातचीत आगे बढ़े। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और युद्ध पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।